कैसे 18 साल के एक लड़के ने आईआरसीटीसी को हैक किया, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट irctc.com को हैक कर लिया गया था। आज से ठीक 9 साल पहले 18 साल के एक लड़के ने, जो यूपी के एक छोटे से गांव में रहता था, सोच के देखो, एग्जैक्टली 9 साल पहले सिर्फ 18 साल के एक लड़के ने, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से था, और एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट को 2,40,000 करोड़ का रिवेन्यू देती है हर साल, और आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctc.com, और उस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी वेबसाइट। लेकिन 12th पास लड़के हामिद हसरफ ने सिर्फ अपने दिमाग से इस सिस्टम को हैक कर लिया, और सालों तक उसने रेलवे टिकटिंग सिस्टम को अपने इशारों पर नचाया। लेकिन कैसे? हामिद हसरफ का जन्म 1998 में एक यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट सुल्तानगंज के छोटे से शहर में जमीरुल उल हसन उर्फ लल्ला नाम के एक इंसान के घर हुआ। पैसे से लल्ला एक मामूली दुकानदार था, और हमीद की शुरुआती पढ़ाई मदरसे से हुई थी, और उसने अपने ही शहर से किसी दूसरे स्कूल से 12th पास की, और इसके बाद उसने आईआईटी में एडमिशन लिया। और हमीद का बचपन से ही कंप्यूटर में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोडिंग सीखने के लिए हमीद 2010 में मुंबई चला जाता है, जहाँ पर वो एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है। वो वहाँ से कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हैकिंग का कोर्स करता है। उसके बाद हमीद अपने शहर वापस आ जाता है। 2012 से 2013 तक वहीं पर वो किसी स्टॉक मार्केट में जुड़े किसी ब्रोकर के साथ काम करता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मोइन उल हक उर्फ लल्लू से होती है। मोहम्मद लल्लू से टी सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर परचेज करता है। 2013 में ये सॉफ्टवेयर टिकट बुकिंग के लिए यूज होता था। 2 से 3 महीने चलने के बाद ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। उसके बाद 2014 में विक्की नाम के एक इंसान से अंडरवर्ल्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर खरीदता है। 2 से 3 महीने चलाने के बाद ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर का यूज भी टिकट बुकिंग में किया जाता है, लेकिन इससे पहले ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, अमीर अपनी कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हैकिंग स्किल का यूज करके पहले इस सॉफ्टवेयर को हैक करता है कि ये कैसे काम करता है, और उसके बाद महीनों की मेहनत करने के बाद वह खुद का एक सॉफ्टवेयर बना लेता है, जिसका नाम वो रखता है ब्लैक टीएस। और ये सॉफ्टवेयर बाकी सारे सॉफ्टवेयर से काफी अच्छा और तेज होता है। धीरे धीरे ये सॉफ्टवेयर काफी पॉपुलर होने लगता है। अहमद इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आईआरसीटीसी की वेबसाइट को हैक करता था और सारे कंफर्म टिकट्स बुक कर लेता था। लेकिन वहीं देखें तो किसी नॉर्मल आदमी को ये टिकट बुक करने में कम से कम 2 से 2.5 मिनट लगते थे। लेकिन हामिद ये करता कैसे था? हामिद ये करता कुछ इस तरह था, जैसे ही सुबह 10 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट खुलती थी तत्काल टिकट बुकिंग के लिए, हामिद उसमें अपना एक बनाया हुआ एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देता था। ये आईटी फील्ड वाले ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि स्क्रिप्टिंग होती क्या है। हामिद अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्क्रिप्ट को वेबसाइट में इंजेक्ट कर देता था। उसके बाद आईआरसीटीसी की वेबसाइट हामिद के इशारों पर चलती थी। हामिद जैसे उसे चलाना चाहता था बिल्कुल वैसे ही चलती थी। जैसे ही हामिद वेबसाइट को हैक कर लेता था, सबसे पहले वो क्या करता था कि जो वेबसाइट 10 बजे खुलती थी नॉर्मल पब्लिक के लिए, वो उस वेबसाइट को 10:02 पर यानी 2 मिनट के डिले पर ओपन करता था। जब वो वेबसाइट 2 मिनट के डिले से खुलती थी नॉर्मल पब्लिकों के लिए, तो कभी पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती थी या फिर वेबसाइट बफर होती रहती थी। इस चक्कर में यूजर फ्रस्ट्रेट होकर या तो रिफ्रेश कर देता या फिर बैक कर देता था, और यूजर अपनी टिकट बुक नहीं कर पाता था। इतने सारे टाइम में हामिद और हामिद की पूरी टीम सारी तत्काल टिकट्स को बुक कर लेती थी। उसके बाद टिकट को ज्यादा दामों में बेचा जाता था। हामिद का ये सॉफ्टवेयर और उसकी मेहनत रंग दिखा रही थी। हामिद पैसा तो कमा ही रहा था और साथ में वो अपना नाम भी कमाने लगा था। आसपास के जगह और शहरों में सब जगह एक खबर बहुत तेजी से फैल रही थी कि एक 18 साल का लड़का जिसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ कुछ सेकंड्स में एक कंफर्म टिकट बुक कर सकता है। जैसे जैसे ये बात फैलती गई, हामिद ने अपना सॉफ्टवेयर को बेचना भी शुरू कर दिया। अब टिकट बुक करके वो बेचता ही था और साथ में वो अपना सॉफ्टवेयर भी बेचने लगा। इसका मतलब ये है कि एजेंट उसका सॉफ्टवेयर यूज कर सारी टिकट्स को बुक कर लेते थे और उसको हाई प्राइजेस में सेल कर दिया करते थे पब्लिक को। इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा था नॉर्मल यूजर्स को, क्योंकि वो अपनी कंफर्म टिकट्स को बुक नहीं कर पा रहे थे। ये सॉफ्टवेयर धीरे धीरे कर पॉपुलर होने लगता है और धीरे धीरे कर यूपी के बाहर से कस्टमर आने लगते हैं। कस्टमर बढ़ने की वजह से एजेंट्स के बीच ये सॉफ्टवेयर काफ़ी पॉपुलर होने लगता है और यही पॉपुलैरिटी हामिद हसरफ के अरेस्ट होने की पहली वजह बनती है।
होता यह है कि ये सॉफ्टवेयर किसी तरह से सीबीआई बेंगलोर और आरपीएफ विजिलेंस की टीम के पास पहुंच जाता है। वह लोग इस सॉफ्टवेयर की बैक ट्रैकिंग शुरू करते हैं आईपी एड्रेस का यूज करके। कुछ कोशिशों के बाद उन्हें मदर सर्वर का लोकेशन भी मिल जाता है, लेकिन सिर्फ मदर सर्वर का लोकेशन पता करने से हमीद पकड़ा नहीं जा सकता। पर फिर भी हमीद अशरफ को पकड़ा जाता है। होता यह है कि उसके सॉफ्टवेयर का एक सेलर पुलिस से मिल जाता है और हमीद की एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस को बता देता है। 28 अप्रैल 2016 को हमीद अशरफ अपने होम टाउन बस्ती से अरेस्ट कर लिया जाता है। सीबीआई बेंगलोर, आरपीएफ विजिलेंस और लोकल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद हमीद के घर से पुलिस को 1 लाख रुपए कैश, 17 बैंक अकाउंट जिसमें 50 लाख से भी ज्यादा रुपए थे, 80 सिम कार्ड और 16 लैपटॉप और 10 मोबाइल मिलते हैं। सबको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फिर हमीद कुछ महीनों बाद बेल पर बाहर आ जाता है। जेल से निकलने के बाद हमीद सीधे नेपाल भाग जाता है और वहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद वो सीधे दुबई भाग जाता है। दुबई जाने के बाद हमीद फिर कभी इंडिया वापस नहीं आता। दुबई से वापस भी आता है तो वो नेपाल में ही रहता है और फिर वहाँ से वापस दुबई चला जाता है। कुछ दिन शांत रहने के बाद हमीद की टीम दोबारा एक्टिव होती है। इस बीच हमीद ने एक नया सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लिया था जिसका नाम था रेड मिर्ची। ये सॉफ्टवेयर काफी कम समय में एजेंट्स के बीच काफी पॉपुलर हो जाता है। इसका कारण यह था कि ये सॉफ्टवेयर पहले से ही बहुत ज्यादा सेफ था। सिर्फ 40 से 50 सेकंड में एक टिकट बुक कर सकता था, ओटीपी वेरिफिकेशन को बाईपास किया जा सकता था और कैप्चा वेरिफिकेशन को भी बाईपास किया जा सकता था। और सिर्फ एक कंप्यूटर पे ये सॉफ्टवेयर 500 आईपी एड्रेसेस जनरेट कर सकता था, जिसकी वजह से पुलिस को एजेंट्स को पकड़ना इम्पॉसिबल था। और इस नए सॉफ्टवेयर की पॉपुलैरिटी की वजह से हमीद इस सॉफ्टवेयर का नाम ANMS रख देता है और हमीद इससे भी बचना शुरू कर देता है। हमीद इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेल करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि वो ऑनलाइन कैसे बेचता था। ऑनलाइन वो मोस्ट स्पाईवेयर और हरमस नाम की एक वेबसाइट बनाकर बेचा करता था, लेकिन वो ऑफलाइन वो खुद नहीं बेचता था और ये सब कुछ वह दुबई से ऑपरेट करता था। और इंडिया में उसका सारा काम एक इंडियन हेड और एक काफी करीबी गुलाम मुस्तफा नाम का एक इंसान संभालता था। गुलाम मुस्तफा उम्र में हमीद अशरफ से काफी बड़ा था, पर इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। मुस्तफा झारखंड का रहने वाला था और उसकी पूरी पढ़ाई मदरसे में ही हुई थी और इसने कोई भी कोचिंग या कॉलेज कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुस्तफा एक शार्प माइंड का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडर और एक हैकर भी था। नया सॉफ्टवेयर बनाने में मुस्तफा ने हमीद की काफी हेल्प करी थी। इंडिया में इसका सारा काम मुस्तफा ही संभाल रहा था, टिकट बेचने से लेकर सॉफ्टवेयर बेचने तक। ये बेचा कुछ इस तरह करते थे कि हमीद की टीम दुबई से सॉफ्टवेयर मुस्तफा के पास भेजती थी। मुस्तफा अपने 30 सुपर सेलर के पास भेजता था, 30 सुपर सेलर अपने 300 सेलर के पास भेजते थे और वो 300 सेलर देश भर में 20 से 25,000 एजेंट्स को भेज देते थे। सॉफ्टवेयर और टिकट्स को बेचकर जो भी पैसा कलेक्ट होता था वो मुस्तफा के थ्रू होकर ही हमीद के पास जाता था और कुछ पैसे वो हमीद के घर भी पहुंचाए जाते थे, जिसका यूज कर उसके पिताजी और चाचा जी और उसके घर के बाकी रिश्तेदार अपने अपने नाम पर प्रॉपर्टीज खरीदते थे यूपी और यूपी से बाहर। कुछ जगहों पर हमीद और उसकी टीम लगभग 13 से 14 करोड़ का मंथली रेवेन्यू जनरेट कर देती थी। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि अच्छे स्टार्टअप्स भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं और कहा जाता है कि ये रेवेन्यू सिर्फ एस्टिमेट है जो अभी तक ट्रैक हो पाया है और कहा जाता है कि एक्चुअल अमाउंट इससे काफी ज्यादा बड़ा है और अभी तक उसे कोई भी ट्रैक नहीं कर पाया और शायद ही कोई ट्रैक कर पाएगा, क्योंकि वो सारे जो पैसे हैं वो हमीद को क्रिप्टो करेंसी और हवाला का यूज कर भेजे जाते थे और उनको ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है। यह सब करने के लिए इन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी भी बना रखी थी और उसे चेन्नई में रजिस्टर भी करा रखा था। यह कंपनी एक IT बेस्ड कंपनी थी और एलिगेशन यह भी है कि इस कंपनी का बैंक अकाउंट यूज कर टेरर फंडिंग करते थे और ये पैसा पाकिस्तान, बांग्लादेश और गल्फ कंट्रीज और इंडिया में कुछ एंटी नेशनल ग्रुप्स को पैसे भेजे जाते थे और ये सारा काम एक इंसान संभालता था जिसको ये लोग कहते थे गुरुजी। गुरुजी इनकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को संभालता था और गुरुजी कौन है आज तक किसी को नहीं पता। सब कुछ सही चल रहा था। हमीद की गैंग ढेर सारा पैसा कमा रही थी, सारे पैसे जहाँ पहुँचने चाहिए वहाँ सही सलामत पहुँचाए जा रहे थे। यह लोग किसी की नज़र में आ भी नहीं रहे थे, सारे के सारे लोग एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे। लेकिन फिर तभी अचानक 3 साल बाद 2020 में एक इंसिडेंट होता है। ये इंसिडेंट होता है एक लड़की के चक्कर में। गुलाम मुस्तफा इंडिया में ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा था, पुलिस चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। गुलाम मुस्तफा पुलिस और विजिलेंस की वांटेड लिस्ट में भी था और सब कुछ अच्छे से ऑपरेट कर रहा था। लेकिन फिर तभी अचानक मुस्तफा की जिंदगी में एक लड़की आती है। वो लड़की मुस्तफा से कांटेक्ट करती है और बोलती है और उसे एक जॉब की जरूरत है जो कि अच्छे पैसे कमा कर दे सके। लड़की को सिर्फ जॉब चाहिए था, लेकिन मुस्तफा उसे अपना दिल दे बैठा और ये जानते हुए कि वो CBI, विजिलेंस और पुलिस की वांटेड लिस्ट में है।
और ये सब लोग उसे खोज रहे हैं और उसे ये भी पता है कि उस पर एक केस भी चल रहा है। और कुछ दिनों बाद वो अपने हाइडआउट से बाहर आकर लड़की से मिलने को तैयार हो जाता है। मुस्तफ़ा लड़की को डेट, लोकेशन एंड टाइम देता है मिलने के लिए। उस दिन मुस्तफ़ा खुद वहाँ पहुँच जाता है और पर लड़की नहीं आती, पर पुलिस जरूर आ जाती है और मुस्तफ़ा फाइनली अरेस्ट हो जाता है कि ये एक हनी ट्रैप था जो कि आरपीएफ ने मिलकर एक उस लड़की के साथ बनाया। होता यह है कि जैसे ही लड़की और मुस्तफ़ा की नज़दीकियाँ बढ़ती है और यह बात किसी तरीके से आरपीएफ के जासूसों को पता लग जाती है। आरपीएफ वाले किसी तरीके से इस लड़की का पता करते हैं और उसका नंबर निकालते हैं। उसके बाद आरपीएफ लड़की से कांटेक्ट करती है और उससे हेल्प मांगती है कि वो मुस्तफ़ा को पकड़वाने में हमारी हेल्प करे। और लड़की को बदले में कुछ पैसे ऑफर भी किए जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और इस सब के बाद वो लड़की मान जाती है और फाइनली 35 साल का गुलाम मुस्तफ़ा, जिसकी तलाश पुलिस पिछले 2 साल से कर रही थी, वो 8 जनवरी 2020 में भुवनेश्वर में अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने के बाद मुस्तफ़ा को ईडी, सीबीआई, कर्नाटका पुलिस और आरपीएफ की टीम लगातार 10 दिन तक इंटेरोगेट करती है। मुस्तफ़ा और उसकी टीम के पास से एसबीआई में 2400 बैंक अकाउंट, 600 बैंक अकाउंट रूरल बैंक्स में और 563 आईआरसीटीसी की आईडी प्राप्त होती है। पुलिस को मुस्तफ़ा के लैपटॉप से एक कुछ चीज़ प्राप्त होती है जो कि नासा की एक सैटेलाइट है, उसकी इंफॉर्मेशन जो कि मुस्तफ़ा ने चुराई, और मिलती है इंडियन एजेंसी की काफ़ी इंफॉर्मेशन। तो पाकिस्तानी हैकिंग सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं मुस्तफ़ा के लैपटॉप से, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर और अलग अलग लोगों के नंबर जो कि थे, जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और गल्फ कंट्रीज़ के थे। और मुस्तफ़ा के पास जो ये डिटेल्स मिलती हैं, जैसे अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी की ढेर सारी इंफॉर्मेशन और एक सैटेलाइट की डिटेल, जिसका यूज़ करके कितनी भी दूर की क्लियर इमेज कैप्चर की जा सकती है। और शायद इसका यूज़ टेरर को फैलाने में करते होंगे। लेकिन 2019 में यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो भी एक स्कूल में। Now, we are waiting for more information on how exactly is it possible that such explosives made its way to a school in Gonda in Uttar Pradesh. Police have recovered all of this ammunition that you see on your screens from this washroom. So there were explosives and other ammunition, including detonators, that were stashed up in the washroom. जिसके बाद अहमद अशरफ पर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि यह भी उसमें मिला हुआ है। इस बॉम्ब ब्लास्ट की फंडिंग भी इसी ने की थी। इसके अलावा भी मुस्तफ़ा और अहमद पर कई बार टेरर फंडिंग के एलिगेशन लगाए गए हैं। मुस्तफ़ा के लैपटॉप को जब डिक्रिप्ट किया गया तो उसमें से ये पता चला कि मुस्तफ़ा तबलीगी जमात, जो कि एक पाकिस्तान में एक मूवमेंट है जिसका मकसद है इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना और उसको बहुत ही ज़्यादा डीपली फॉलो कराना। और उस लैपटॉप से ये और पता चलता है कि मुस्तफ़ा के ढेर सारे कॉन्टैक्ट थे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, गल्फ कंट्रीज, मिडल ईस्ट, ईस्टर्न एशिया, मतलब सब जगह से। और वो इन कॉन्टैक्ट का यूज करके, इन सारी डिटेल का यूज करके क्या करता था वो तो अभी तक पता नहीं है। और इन्हीं कारणों की वजह से मुस्तफ़ा को एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी इंटेरोगेट किया और उससे टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी डिटेल्स उसके पास मिले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। इधर ये इंटेरोगेशन चली ही रही थी, उधर आरपीएफ के एक डीजी मिनिस्टर अरुण कुमार के पास एक ईमेल आता है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट में 25 बग्स हैं जिसका यूज करके दोबारा आईआरसीटीसी की वेबसाइट को हैक किया जा सकता है। और साथ में ये लिखा हुआ था कि अगर आप 2 लाख रुपए महीना देते हैं तो मैं लाइफ टाइम गारंटी लेता हूँ कि दोबारा आईआरसीटीसी की वेबसाइट को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। 2, 4, 5 लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, कल को फिर कोई नया हैकर आएगा और फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैक कर लेगा। और यह ईमेल किसी और ने नहीं, खुद अहमद अशरफ ने भेजा था। उसके साथ ही साथ यह भी लिखा था कि ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट कर मेरा नाम उससे जोड़कर मुझे बदनाम करना बंद करिए, वरना आगे जाकर कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। हालांकि इस ईमेल को कोई सीरियस नहीं लेता, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। अहमद के गैंग के कुछ और लोग भी अरेस्ट हो जाते हैं। अहमद के कई सारे ऑफिस और प्रॉपर्टीज पर रेड होती है। इसके बाद कई सारे बैंक अकाउंट सीज कर लिए जाते हैं और अहमद के रिलेटिव्स के भी अकाउंट्स थे और जो प्रॉपर्टीज उन्हें अपने नाम पर ले रखी थी अलग अलग जगह पर, यूपी और यूपी से बाहर भी कई जगह पर ये सारी प्रॉपर्टीज करोड़ों में थी और इन सबको धीरे धीरे सीज कर लिया जाता है। और फाइनली वो दिन आता है कि जिसका इंतजार सीबीआई, आरपीएफ और पुलिस सबको था। 17 फरवरी 2021 में बेंगलोर के एक एयरपोर्ट से अमित को अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो सरेंडर करने के लिए दुबई से इंडिया आया था। अमित पर आज तक जितने भी केस रजिस्टर हैं वो आज तक एक्टिव हैं। उसमें से एक गोंडा स्कूल ब्लास्ट वाला भी है और फिर उसे कभी भी बेल नहीं मिल पाई दोबारा से और वह आज भी जेल में है। मुस्तफ़ा पर भी जितने केस हुए थे वो भी चल रहे हैं और उसे भी बेल नहीं मिल पाई, वो भी जेल में है आज तक। और शायद यह लोग जेल से बाहर कभी आ भी ना पाए। चलो टिकट बुकिंग तक तो ठीक था, पर
एंटी नेशनल एक्टिविटीज को फंड करना, टेरर फंडिंग करना, और ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है। तो इन्हीं कारणों की वजह से शायद ये लोग कभी जेल से बाहर आ भी ना, क्योंकि एक बार आप जब मोटा पैसा कमाना शुरू कर देते हो फिर आप कम पैसों में एडजस्ट नहीं कर पाते। वालों का भी पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जितनी भी हामिद की प्रॉपर्टी सीज हुई है वो आज तक सीज है। जो भी हामिद के बैंक अकाउंट्स थे वो भी आज तक सीज है। 1 साल पहले हामिद की और जो हामिद की बची हुई प्रॉपर्टीज थी उनको भी सीज कर लिया जाता है रेड मार्कर। रिलेटिव्स के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी उन पे भी रेड मार्कर सीज कर लिया गया है। हामिद और मुस्तफ़ा दोनों ही एक बहुत अच्छे शार्प माइंड और कोडर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हैकर थे। अगर ये अपना दिमाग किसी अच्छे काम में लगाते तो आज शायद ये किसी एक अच्छी पोजीशन पे होते, या फिर ये एक MNC कंपनी में जॉब कर रहे होते, या फिर एक खुद का स्टार्टअप रन कर रहे होते। इनमें इतनी काबिलियत थी और साथ ही साथ ये लोग चाहते तो गवर्नमेंट की भी हेल्प कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसे कमाने का शॉर्टकट को चुना और शॉर्टकट कभी भी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं देता। अगर ये लोग कुछ अच्छा काम कर रहे होते तो उससे जो पैसा कमाते तो ये लोग उस पैसे को यूज करने के काबिल रहते। अभी जो पैसा है वो चाहकर भी यूज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हामिद और मुस्तफ़ा को दोनों को ये एहसास होता होगा कि उन्होंने ये काम क्यों किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया और कुछ ऐसा किया जिससे सभी लोगों को बस परेशानी हुई। गलती यहाँ पर बैंक की भी है, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हम ऐसी चीज़ों की कंप्लेंट नहीं करते और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रमोट करते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। अब गवर्नमेंट को इस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और एक अच्छी और सेफ साइट क्रिएट करनी चाहिए और उसे डे बाय डे मेंटेन भी करना चाहिए ताकि कोई और दूसरा हैकर आके उसे हैक ना कर ले। कि कैसे एक मामूली 18 साल के लड़के ने IRCTC को हैक कर लिया और कई सालों तक अपने इशारों पर नचाता रहा। गवर्नमेंट चाहे तो इन सब चीज़ों को सुधार सकती है, ये लोग क्यों नहीं सुधारते पता नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट की आज भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनको आसानी से हैक किया जा सकता है अगर आपको थोड़ी बहुत भी हैकिंग की नॉलेज हो। क्योंकि देखो, हैक तो कुछ भी किया जा सकता है, कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप, कार एंड वाईफाई एंड सब कुछ। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।